फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज का जो टॉपिक है समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल सिस्टम में कार्य जो होता है या वर्क जो होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पूरा जीरो लेवल से सिखाऊंगा आखिरी तक। पूरा का पूरा डेरिवेशन एक एक स्टेप बताऊंगा और कंपटीशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारा चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल सिस्टम होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका डेरिवेशन कैसे, इसके डेरिवेशन से लास्ट में न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, कंप्लीट 100% एक्सप्लेनेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपके सामने आ रहा है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर मान लीजिए आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो थर्मोडायनेमिक या जो उष्मा गति की जो यूनिट होती है इसके अंदर समतापी प्रक्रम में जो वर्क होता है, हमारे पास वैसे टोटल 4 से 5 प्रकार के प्रक्रम या सिस्टम होते हैं जिसमें कार्य या वर्क की हमको कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन 90% केसेस में समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल सिस्टम में ही कार्य पूछा जाता है। इसलिए इस वाले टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएचयू, आईसीआर या स्टेट गवर्नमेंट में पीएनएसटी, पीएटी या अलग किसी भी या किसी भी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, याद रखिए समतापी प्रक्रम से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये हमारे पास में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। आपको इसको सबसे पहले चीज तो प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में समतापी प्रक्रम होता कैसे, उसके बाद इसमें कौन कौन से रूल्स रखते हैं, उसके बाद कार्य की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, देन उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो एकदम कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, आदर्श गैस। तो सबसे पहली चीज तो कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आदर्श गैस, ठीक है भाई। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में आपके पास में जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, आइडियल गैस या आदर्श गैस। पहली कंडीशन तो ये समझ लीजिए। पिस्टन जो होगा, याद रखिए, पिस्टन जो होगा वो फ्रीली मूवमेंट करने के लिए तैयार होगा, फ्री मूवमेंट करने के लिए तैयार होगा। फ्री मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि मुक्त गति करेगा, मुक्त रूप से गति करेगा। ओके, मुक्त रूप से गति करेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि बाहर से अगर मान लीजिए कोई उष्मा जाती है सिलेंडर के अंदर, बाहर से कोई अगर उष्मा जाती है तो उष्मा जाने की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उष्मा जाने की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि ये टोटली जो उष्मा है, ये पूरी की पूरी जो उष्मा है, ये एक्चुअल में प्रेशर में कन्वर्ट होकर के पिस्टन को मूव करा देगी और इसका आयतन बढ़ जाएगा। और जब आयतन बढ़ जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्य हुआ। क्योंकि जब तक आयतन में प्रसार या आयतन में चेंजेस नहीं होगा तो कार्य की गणना या कार्य का कैलकुलेशन नहीं माना जाता है। तो सबसे पहली चीज, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में उष्मा प्रवेश तो करती है या हीट उसके अंदर प्रवेश तो करती है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उष्मा कहाँ चले गई, तो उष्मा कहीं नहीं गई है। उष्मा ने जाकर के पार्टिकल्स को गर्म करने की कोशिश जरूर किया, लेकिन वो हीट तुरंत ही उसके प्रेशर में डेवलप हो गई और ये जो प्रेशर है ये पिस्टन के ऊपर कार्य कर गया। और जैसे ये प्रेशर पिस्टन के ऊपर कार्य कर गया तो प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्चुअल में पूरा का पूरा जो है आयतन चेंज हो गया या वॉल्यूम बदल गया। अब जैसे ही टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि T1 इज इक्वल टू T2, दैट इज इक्वल टू समतापी, या हम इसको लिख सकते हैं आइसोथर्मल सिस्टम। तो हमारे पास में आइसोथर्मल सिस्टम कैसे बनेगा, हीट जाएगी लेकिन वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है भी, तो ये हो गया। अब जैसी ये सिचुएशन बनेगी तो एक और चीज होने वाली, वो क्या चीज है कि इसमें रूल कौन सा लगेगा। डायग्राम से आपने समझ लिया प्रोसेस क्या होगी, रूल कौन सा लगेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग रूल लगेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हैं बॉयल का नियम। ओके, तो जो इसमें जो रूल लगेगा वो बॉयल्स लॉ लगेगा। ओके, बॉयल का नियम लगेगा। तो बॉयल के नियम के अनुसार आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, तापमान चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तभी जाकर के ये प्रोसेस इक्वेशन या प्रक्रिया समीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं ये फॉलो हो जाता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT भी लागू होगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है,
आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, वो जो कार्य होता है, कार्य की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है एक्चुअल में, कार्य की जो कैलकुलेशन होती है वो V1 वॉल्यूम से लेकर के V2 वॉल्यूम के बीच में होती है, DW V1 वॉल्यूम से लेकर के V2 वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला होता है PdV। क्योंकि चेंजेस किस में हो रहे हैं, चेंजेस किस में हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं आपके वॉल्यूम के अंदर, चेंजेस हो रहे हैं आपके वॉल्यूम के अंदर, चेंजेस होंगे आपके प्रेशर के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में अब सबसे बड़ी चीज़ ये क्या चीज़ है, कुछ बायो साइंस के स्टूडेंट को ये फंडामेंटल हो सकता है समझ में ना आए। मैं आपको बता दूं स्टेप बाय स्टेप, अगर मान लीजिए जब कभी भी वर्क डन या कार्य की गणना की जाती है तो उसके लिए समाकलन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। मैथ्स का एक टॉपिक है समाकलन मेथड, तो समाकलन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और उस समाकलन मेथड से एक लिमिट से दूसरी लिमिट के बीच पूरे वर्क को कैलकुलेट करते हैं, और एक लिमिट से दूसरी लिमिट के बीच में जब हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं तो कोई समीकरण वहाँ पर आपकी सहायता करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में समाकलन करने के जरिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कार्य जो है तो होता है एक पाथ फंक्शन होता है, और पाथ फंक्शन को हमेशा जो फंक्शन, जो फलन रास्ते पर या पथ पर डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन कहलाता है, और इनकी वैल्यू शुरू से लेकर के आखिर तक, स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक जो कैलकुलेट होती है वो होती है समाकलन या इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा, जो कि ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है भी। उसके बाद अगर मान लीजिए हमने इंटीग्रेशन किया तो टोटल वर्क हम DW काउंट करेंगे, लिमिट आपकी रहेगी V1 से लेकर के V2 तक के। इस समीकरण में हम एक मोल गैस के लिए n इज इक्वल टू एक मोल गैस के लिए हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पुटअप करते हैं nRT डिवाइडेड बाई V, और आप जानते हैं n की वैल्यू हमको 1 रखनी है तो आगे जाकर के n वहां से मोलों की संख्या एलिमिनेट कर दी जाएगी। और ऑपरेटर क्या है हमारा dV, जो चेंज करने वाला जो क्वांटिटी है वो कौन है, वॉल्यूम है। ठीक है भी। तो अब देख लीजिए dV इज इक्वल टू, और हमने प्रेशर को ऐसा क्यों किया, अगर आपके दिमाग में से क्वेश्चन, प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है उसको क्यों हटाए। देखो ऑपरेटर हमारे पास में वॉल्यूम है लेकिन साथ में प्रेशर भी चेंज हो रहा था, तो मुझे एक कोई क्वांटिटी, ऑपरेटर अगर वॉल्यूम है तो मुझे क्वांटिटी भी क्या चाहिए, वॉल्यूम के रूप में चाहिए। इसलिए मैंने प्रेशर के फॉर्मेट को बदल करके वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इजीली समाकलन या इंटीग्रेशन कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, n तो 1 है तो ये हो जाएगा आपका RT, और V1 से लेकर के V2 के बीच में, और 1/V, और ऑपरेटर हो जाएगा आपका dV। मैं आपको बता दूं अगर किसी भी नंबर का, या सॉरी नंबर नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर समाकलन करते हैं ऑपरेटर के साथ में, अगर वो 1/V में रहता है तो उसका जो समाकलन जो होता है वो होता है लघुगणक या लॉगरिथम के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका DW इज इक्वल टू RT, लिमिट आपको लगाने के पहले समाकलन हो जाएगा आपका log V, और लिमिट लग जाएगी V1 से लेकर के V2। 1/, में क्वांटिटी अगर ऑपरेटर का ही मान अगर 1/, में रहेगा तो जो लघुगणक के रूप में, और याद रखिए जो समाकलन करने के बाद क्वांटिटी आएगी उस लघुगणक का बेस ई रहेगा, ई, जिससे हम नेचुरल या फिर हम इसे एक चरघातांकी नियतांक कहते हैं, चरघातांकी नियतांक ई बोलते हैं। और ये जो ई की जो वैल्यू होती है, सॉरी ये स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है ये 2 से लेकर के 3 के बीच होती है, जिसे 2.710 के आसपास, 2.71 के आसपास हम रखते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो वर्क जो DW हो जाएगा वो हो जाएगा आपका RT, और इसे हम ऐसा लिखेंगे log बेस E V2, क्योंकि अपर लिमिट पहले रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस E V1। ठीक है भी। ये चीजें आपने देख ली। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। और आपको ये भी पता है कि अगर दो क्वांटिटीज को आपने माइनस करके लिखा हुआ है, दो क्वांटिटीज को अगर आपने माइनस करके लिखा हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट से, तो माइनस आ गया, ये समाकलन का रूल है। लेकिन लॉग का अपना एक अलग रूल है कि अगर लघुगणक में दो क्वांटिटीज माइनस में हैं अलग अलग, ठीक है भी, तो याद रखिए उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, RT की जगह RT और log बेस E V2 डिवाइडेड बाई V1। V2 डिवाइडेड बाई V1 प्रोसेस समीकरण से देख सकते हैं। V2 डिवाइडेड बाई V1 को आप P1 डिवाइडेड बाई P2 लिख सकते हैं। V2 डिवाइडेड बाई V1 को आप P1 डिवाइडेड बाई P2 लिख सकते हैं। तो आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, RT
log बेस ई P1 डिवाइडेड बाई P2। तो एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अगर यहां पर सबसे सोचने वाली बात ये है कि अगर V2 डिवाइडेड बाई V1 इज ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब है कि धनात्मक कार्य होगा, क्योंकि लॉ अगर V2 का मान ज्यादा होगा तो फिर V1 का मान कम होगा, तो टोटल क्वांटिटी 1 से ज्यादा आएगी। और log 1 का मान 0, लेकिन log 1 से ज्यादा वाली क्वांटिटी का मान धनात्मक आएगा। इसलिए धनात्मक होने के लिए या पॉजिटिव वर्क होने के लिए ऊपर वाली क्वांटिटी का ज्यादा होना आवश्यक है। यहां पर देखिए V2 का मान ज्यादा है, वर्क जो है धनात्मक है, इसका मतलब है कि क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्रसार हुआ है। अगर मान लीजिए P1 डिवाइडेड बाई P2 इज ग्रेटर देन 1 हुआ, P1 डिवाइडेड बाई P2 इज ग्रेटर देन 1 हुआ, तब भी आपका कार्य कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि शुरुआत में प्रेशर रहेगा ज्यादा और बाद में प्रेशर हो जाएगा कम, क्योंकि एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या माना जाएगा, प्रसार माना जाएगा। अगर इसका उल्टा हुआ कि V2 डिवाइड बाई V1 अगर लेस देन 1 आ गया, मतलब बाद का जो आयतन है वो कम हो गया, तो कंप्रेशन या संपीड़न माना जाएगा और वर्क जो है वो निगेटिव माना जाएगा। ये तो पूरी तरह से वर्क की कैलकुलेशन हो गई, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बीच में छोड़ करके मत जाइए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे फॉर्मूले में, कई बार एग्जामिनर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आपसे मैथमेटिकली चेक करना चाह रहा है। देखिए, हम ये दो फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर RT लिखा हुआ है log बेस E V2 डिवाइडेड बाई V1, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2.303 RT log बेस, अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, हमको E को हटाना है और आधार में लघुगणक में 10 रखना है, तो E हट करके स्टार्टिंग में 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या अगर हम बात करेंगे उस सिचुएशन में तो RT log बेस 10 P1 डिवाइडेड बाई P2, ये भी आपके पास में इक्वेशन हो सकता है। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आगे चलते हैं। एक और सिचुएशन क्रिएट होती है कि एक्चुअल में ये मैंने आपको बताया था कि बॉयल के नियम पर बेस्ड है, तो ये इसमें डायग्राम जो बनेगा वो PV कर्व बनेगा, और कर्व इस टाइप का बनेगा। और कर्व इस टाइप का क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें पैराबोलिक फॉर्म बनता है, क्योंकि P विथ क्रमानुपाती ऑफ V, तो ये फॉर्मेट कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। तो पैराबोलिक बनेगा, और पैराबोलिक में ये वाला जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा ये क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा ये क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। जो हैच लाइन से जो बना हुआ जो क्षेत्रफल है, जहां से शुरुआत हो रही है हाइपरबोलिकली, उसकी जो छाया होगी ये क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। आपको याद रखना है ये वर्क, ये जो हैच लाइन है ये वर्क को डिनोट करती है। लेकिन हमेशा अंदर वाले कर्व का टेम्परेचर T1 और बाहर वाले कर्व का टेम्परेचर T2, तो जो कर्व बाहर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस कर्व में T2 इज ग्रेटर देन T1, और ये वाला फैक्ट नीट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जस्ट पहचानने को कि T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है। तो जो कर्व बाहर होगा वो ज्यादा टेम्परेचर वाला होगा, वो ज्यादा वर्क देगा। देख लीजिए, DW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमताप, मतलब जो वर्क है वो टेम्परेचर के कैसे है, समानुपाती है। इससे एक चीज साफ हो जाती है कि जो ज्यादा वर्क करेगा वो बाहर से गुजरेगा और ज्यादा एरिया कवर करेगा, और जो ज्यादा एरिया कवर करेगा सीधी सी बात है कि उसके पास ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा है। तो इसको हम पहले से ही अगर मान लीजिए और एनर्जी आप दोगे तो वो तो पहले से हीटेड है। आदर्श गैस को पहले से ही आपने उष्मा इतनी दे करके रखी कि वो हीटेड है, तो बाद में जितनी भी उष्मा जाएगी वो वर्क में कन्वर्ट होगी। इसीलिए समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर या आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क सबसे ज़्यादा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि आइसोथर्मल सिस्टम में अगर हम इसको उष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के अंदर अगर हम मान लीजिए अप्लाई कर ले, तो ये याद रखिए डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और ये Q की जो आंतरिक ऊर्जा है, अगर आपको मान लीजिए ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसको आप अलग से एक्सप्लेन करें, लेकिन मैं हल्का सा हिंट दे दूं। आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो टेम्परेचर का फलन होती है। टेम्परेचर बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो मैंने आपको बताया समतापी प्रक्रम में आइसोथर्मल सिस्टम में क्या वर्क चेंज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ
इसका मतलब है कि आदर्श गैस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, या आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा W, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर का फलन है और टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, तो जितनी ऊष्मा होगी वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। समतापी प्रक्रम पर वर्क करने वाले इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%, क्योंकि जितनी ऊष्मा आप दोगे उतना ही वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम ऐसा ही पढ़ते हैं। और इसका देख लीजिए डेरिवेशन वाला पोर्शन, फॉर्मूले के मीनिंग लास्ट में यहाँ से न्यूमेरिकल आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, कैपिटल टी आपको केल्विन में लेकर के आना है। लॉग में जो सिचुएशन अप्स एंड डाउन वाली बनेगी, अपर लोअर वाली वैल्यू या बटे वाली वैल्यू बनेगी, उसका बकायदा ब्रैकेट में वैल्यूज दिया जाएगा। स्टार्टिंग में 2.303 का आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो टेबल दिया जाएगा लॉग का वो लॉग बेस 10 पर होगा। और ये ग्रेटर देन, ये एनालिसिस हो गई। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बाहर वाला टेम्परेचर ज़्यादा, अंदर वाला टेम्परेचर कम, जिस तरफ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे वर्क ज़्यादा मिलेगा, जिस तरफ टेम्परेचर कम वहाँ पे वर्क कम मिलेगा। ये नीट में भी आया हुआ है। फॉर्मेट जो होगा वो पैराबोलिक होगा, और जो एफिशिएंसी होगी ऐसे इंजन की उष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसे इंजन की एफिशिएंसी 100% होगी, क्योंकि हीट जाएगी जरूर लेकिन इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि उष्मा टेम्परेचर में चेंज नहीं कर पा रही है, केवल वर्क में कन्वर्ट कर पा रही है या वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। इसीलिए कहा ऐसा जाता है कि समतापी प्रक्रम पे चलने वाले जो इंजन हैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल इंजन में कूलिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग ऑयल के इस्तेमाल करने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा को, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं, इसीलिए कूलिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, तो इस पर अगर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।